विद्यार्थी का स्वागत करता हूं। जैसा ज्ञात है कि सिविल कोड क्लर्क की तैयारी हेतु आप यहां जुड़े हैं और पिछले क्लास में जो एक क्लास हम लोगों ने लिया था वो क्लास क्या था, इसमें भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया से संबंधित वो तमाम तथ्य को पूरे सिस्टमेटिक वे में आपके सामने रखा गया। आज आपके सामने उसी कड़ी से आगे भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में तथ्यों के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है, जहां सबसे पहला यह है कि भारतीय संविधान की विशेषता संविधान की विशेषता। तो भारतीय संविधान की पहली विशेषता है यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान। यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। जिस वक्त संविधान बना था उस वक्त भी संविधान में तो प्रश्न आएगा, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग। क्रम संख्या के आधार पर वर्तमान समय से क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं। वर्तमान समय में अनुसूची की संख्या वह बढ़कर 12 हो गई है। अनुसूची की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, ये प्रश्न रहेगा। उत्तर क्या देना? 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन के द्वारा, पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ा गया। इसमें रखा क्या गया? इसमें भूमि सुधार जमींदारी उन्मूलन के लिए 9वीं अनुसूची को प्रयोग में लाया गया। 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। और इसमें क्या रखा गया? इसमें दल बदल कानून को रखा गया। इसमें क्या रखा गया? इसमें दल बदल कानून को रखा गया। 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और इसमें पंचायती राज, इसमें क्या रखा गया? इसमें पंचायती राज को शामिल किया गया। 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ा गया। और इसमें नगर निकाय को रखा गया। ये एक प्रश्न जो आपके सामने है, इसमें देखिए एक प्रश्न के साथ साथ उससे जुड़ा हुआ अनुपूरक यदि 4-5 प्रश्न पूछता है तो हर प्रश्न का उत्तर आप कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएंगे। अगला जो आपके सामने आता है भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता में क्या है? भारतीय संविधान को क्या कहते हैं? अर्धसंघात्मक। भारतीय संविधान कैसा है? तो अर्धसंघात्मक संविधान है। अर्थात संविधान में संघात्मक और एकात्मक, संविधान में संघात्मक और एकात्मक दोनों संविधान का गुण और दोष मौजूद है। प्रश्न आए कि भारतीय संविधान का संघात्मक गुण क्या है? भारतीय संविधान में संघात्मक है, भारत का संविधान संघात्मक है। कैसे? वहां देना है पहला, भारत का संविधान संघात्मक है क्योंकि संविधान का अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है, जो बतलाता है कि भारत एक संघ राज्य है। ये उत्तर लिख सकते हैं। यदि नहीं याद है दूसरा लिख सकते हैं।
केंद्र और राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार है। केंद्र और राज्य में अलग अलग चुनी गई सरकार, केंद्र और राज्य में अलग अलग निर्वाचित सरकार का होना भारत को संघ राज्य बनाता है। यदि ये पॉइंट नहीं याद है, तीसरा आप लोग उसको लिख सकते हैं, सातवीं अनुसूची में संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजित होना भारत को संघ राज्य बनाता है। प्रश्न है कि भारत एक संघ राज्य है कैसे? ये 3 में से किसी भी पंक्ति को आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं, वो उत्तर आपका पर्याप्त होगा कि भारत संघ राज्य है तो संघ राज्य कैसे है। इसी प्रकार प्रश्न आपके सामने आएगा कि भारत में एकात्मक संविधान, भारत के संविधान में एकात्मक संविधान की विशेषता क्या है? एकात्मक संविधान की विशेषता में क्या देना है? भारत में एकल नागरिकता है, भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। एकल नागरिकता का होना भारत को एकात्मक राज्य बनाता है। एकल नागरिकता का होना भारत में एकात्मक राज्य को बनाता है। तो इसी प्रश्न को इसी प्रकार से बड़े ही सरलता के साथ आपको उत्तर देना है। संविधान की अगली विशेषता होती है नमनीय एवं अनमनीय संविधान। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है। तो उसमें क्या देना है कि संविधान का अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 के आधार पर भारतीय संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों संविधान का गुण और दोष मौजूद है। प्रश्न आए कि भारत का संविधान लचीला और कठोर दोनों है कैसे? अनुच्छेद 368 के आधार पर 368 अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान में लचीलापन और कठोरता दोनों के गुण और दोष मौजूद हैं। संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया? अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया। पहला को कहते हैं साधारण बहुमत से संशोधन। पहला को क्या कहा गया? साधारण बहुमत से संशोधन। साधारण बहुमत से संशोधन। दूसरा क्या कहा गया? दूसरा है 2/3 बहुमत से संशोधन। तीसरी प्रक्रिया क्या है? 2/3 बहुमत प्लस राज्यों की विधान मंडल से बहुमत प्राप्त होनी चाहिए। तो संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया? तो संविधान संशोधन की 3 प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। अगला जो आपका है संविधान की प्रस्तावना से जुड़ा हुआ भारतीय संविधान की विशेषता क्या होती है? चलिए प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना पर से 4 से 5 प्रकार से या उससे अधिक प्रकार से प्रश्न को पूछा जा सकता है। क्या आ सकता? चलिए प्रस्तावना यदि आप याद रखते हैं, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक राजनीतिक आर्थिक तो ऐसे कई प्रश्नों को हल कर देंगे। प्रस्तावना प्रश्न आएगा, प्रस्तावना में से जुड़ा होता क्या है? तो संविधान में प्रस्तावना का अर्थ क्या है? तो प्रस्तावना संपूर्ण संविधान का भावार्थ है। संविधान का प्रस्तावना क्या है? तो संविधान का भावार्थ है, संपूर्ण संविधान का निचोड़ है। प्रस्तावना किसने
प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा है? किसने संविधान को प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, संविधान का आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है? किसने कहा है? तो प्रोफेसर भार्गव ने कहा है। प्रोफेसर भार्गव ने कहा है। प्रश्न आए, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? तो परिचय पत्र किसने कहा? तो परिचय पत्र कहा किसने? नानी पालखीवाला। नानी पालखीवाला। लिखिए, हाथ लगा लीजिए। नानी पालखीवाला। यदि प्रश्न आए कि संविधान के प्रस्तावना को किसने संविधान का जन्म कुंडली, संविधान का जन्म कुंडली से संबोधित किए, तो क्या उत्तर देना है? के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहा है। संविधान की प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को कितनी प्रकार का न्याय उपलब्ध कराया गया है? प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय उपलब्ध कराया गया। कौन कौन न्याय, कौन कौन न्याय है? तो प्रस्तावना के द्वारा जो न्याय दिया गया वो है सामाजिक न्याय। क्या है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराया गया। प्रस्तावना के माध्यम से नागरिकों को कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन? विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, उपासना की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को कितनी प्रकार की समानता दी गई है? तो प्रस्तावना के द्वारा नागरिकों को 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। नागरिकों को प्रस्तावना के माध्यम से कितनी प्रकार की समानता? 2 प्रकार की समानता, अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता। प्रश्न आएगा, प्रश्न आपके सामने प्रस्तावना से पूछा जाएगा कि किस विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है? तो बेरुवारी विवाद 1960। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, यह कहा गया बेरुवारी विवाद में। प्रश्न आएगा, प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य है, न्यायालय में प्रवर्तनीय है? उत्तर क्या देना है? केशवानंद भारती विवाद 1973। केशवानंद भारती विवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि प्रस्तावना प्रियम्बल, प्रस्तावना न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। न्यायालय में
वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में वाद योग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना संविधान का अंग है। एक प्रस्तावना से इस प्रकार से आपके सामने प्रश्न पूछा जा सकता है। एक और, प्रस्तावना में अब तक प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ? तो प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में प्रस्तावना में समाजवाद, प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया। कब? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में। कब? 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। चलिए, ये हो गया प्रस्तावना से जुड़ा हुआ, संविधान की विशेषता से जुड़ा। अगला जो प्रश्न है, भारत एक लोकतंत्र है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसकी जानकारी कहां से मिलती है? तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। या भारत एक भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। इसकी जानकारी प्रस्तावना से मिलती है। धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? अगला प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है? धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? तो जिस राज्य का कोई धर्म नहीं हो, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, अपना कोई धर्म नहीं हो, जिस राज्य का अपना कोई धर्म नहीं हो, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। या जहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं हो, उसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी मिलती है प्रस्तावना से। धर्मनिरपेक्षता किसको कहते हैं? तो जिस राज्य का या जहां राज्य का कोई अपना धर्म नहीं, या जहां धर्म के आधार पर नागरिकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता हो, उसको धर्मनिरपेक्षता कहते हैं। इसी प्रकार से आपके सामने जो प्रश्न पूछा जाएगा, चलिए आगे हमें देखना है भारतीय संविधान के भाग 1 से जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन, नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन करने के लिए उत्तरदायी संस्था कौन है? तो उत्तरदायी संस्था है संसद। नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन कौन करेगा? तो नए राज्य का निर्माण या राज्यों का पुनर्गठन संसद के द्वारा किया जाएगा। संसद के द्वारा किया जाएगा। वर्तमान समय में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य। वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और 8
केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश। भाषा के आधार पर देश का बनने वाला पहला राज्य, भाषा के आधार पर देश का बनने वाला पहला राज्य, तो उत्तर क्या होगा? तो भाषा के आधार पर देश का बनने वाला पहला राज्य रहा आंध्र प्रदेश। पहला राज्य रहा आंध्र प्रदेश। कब बना? उत्तर देना है कि 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य बना। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, प्रश्न ये आया, उत्तर क्या देना है? उत्तर लिखना है राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर, राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर, आयोग के सिफारिश पर 1956 में, 1956 ईस्वी में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? तो 1956 में किया गया। किसके सिफारिश पर किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग के सिफारिश पर किया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष, और अध्यक्ष कौन था? तो मोहम्मद फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद फजल अली। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मोहम्मद फजल अली। बस इतना ही पर्याप्त है। संविधान का भाग 1 से यदि प्रश्न पूछा जाएगा तो इतना ही पूछा जाएगा, इससे अधिक पूछने की संभावना नहीं है। अब आइए संविधान का भाग 2 से जो प्रश्न पूछा जा सकता है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान का किस भाग में है? तो भाग 2 में है, जिसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 5 से 11, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 5 से 11 में है। नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? नागरिकता से संबंधित विधि, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। अनुच्छेद 11 के आधार पर नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसके पास है? तो नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार संसद के पास है। इसकी जानकारी का स्रोत क्या है? तो अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 के आधार पर सबसे पहली बार नागरिकता अधिनियम कब तैयार किया गया? प्रश्न और उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता एक्ट पहली बार कब आया? तो नागरिकता एक्ट पहली बार 1955 में, 1955 में नागरिकता अधिनियम को तैयार किया गया। नागरिकता एक्ट 1955 के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करने का कितना माध्यम? नागरिकता को
प्राप्त करने, नागरिकता को प्राप्त करने का कितना माध्यम, नागरिकता को प्राप्त करने का 5 स्रोत, 5 माध्यम। कितने माध्यम है? 5 माध्यम। कौन कौन? जन्मजात नागरिकता, जन्मजात नागरिकता, वंशानुगत, वंशानुगत जेनेटिक नागरिकता, पंजीकरण से प्राप्त नागरिकता, देशीयकरण से प्राप्त नागरिकता और विलय से प्राप्त नागरिकता। नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम। जानकारी का स्रोत क्या है? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम। नागरिकता अधिनियम, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 क्या है? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या है? तो पाकिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, अफगानिस्तान का गैर मुस्लिम, अफगानिस्तान का गैर मुस्लिम, गैर मुस्लिम जो धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो, धार्मिक उत्पीड़न का शिकार हो और शरणार्थी के रूप में, शरणार्थी, रिफ्यूजी, शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहा हो, भारत में निवास कर रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दिया जाना है। तो CAA 2019 क्या है? CAA 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के धार्मिक उत्पीड़न जो गैर मुसलमान हो, यदि शरणार्थी के रूप में, रिफ्यूजी के रूप में भारत में निवास कर रहा हो, उसे भारत की नागरिकता दिया जाना है। यही आपका संविधान का भाग 2 से बस इतना ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना हो सकती है, इससे अधिक नहीं। अब आइए संविधान का भाग 3, इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक में है। भाग 3 में क्या है? तो भाग 3 में है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है? तो फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वर्तमान समय में मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है? तो 6 है। मूल संविधान में मौलिक अधिकार कितनी थी? तो 7 थी। मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को कब बाहर किया गया? तो 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन 1978, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार को, संपत्ति का अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया, मौलिक अधिकार से अलग कर दिया गया। संपत्ति का अधिकार वर्तमान समय में कैसा अधिकार है? क्वेश्चन ये पूछा कि संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो अनुच्छेद 300 के आधार पर संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है।
संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, लीगली अधिकार है। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। संविधान में मौलिक अधिकार कौन कौन है? पहला है समानता का अधिकार, पहला है समानता का अधिकार। प्रश्न पूछा समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान में कहाँ है, किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30, दो अनुच्छेद 29-30 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है। संवैधानिक उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार संविधान का अनुच्छेद 32 में। संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा, भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा किन्होंने कहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया। तो ये आपका इससे जो अनुच्छेद से जुड़ा हुआ इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके अलावा समानता के अधिकार में थोड़ा सा वो पूछ सकता है कि किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि जाति धर्म, बोले चलिए 14 शुरू करते हैं। विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार कैसा अधिकार है? ये एक फंडामेंटल राइट अधिकार है। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 14 में है। कहां से लिया गया? तो ये इंग्लैंड के संविधान से। कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया? तो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया। विधि के समक्ष समानता का अधिकार, जाति धर्म, जाति धर्म लिंग प्रजाति, जाति धर्म लिंग प्रजाति एवं मूल वंश के आधार पर, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने, भेदभाव नहीं किए जाने का उल्लेख संविधान में कहाँ है? संविधान का अनुच्छेद 15 में है। इस संविधान का अनुच्छेद 15 में क्या है? तो जाति धर्म लिंग प्रजाति मूल वंश के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाना। संविधान के किस अनुच्छेद से अवसर की समानता, अवसर की समानता की जानकारी मिलती है? तो अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता, अवसर की समानता
इसकी जानकारी मिलती है संविधान का अनुच्छेद 16। कहाँ अवसर की समानता? तो नियोजन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में अवसर की समानता। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को समाप्त किए जाने का अधिकार। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत को सभी जगह समाप्त कर दिए जाने का अधिकार की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अनुच्छेद 17 के द्वारा। प्रश्न आए कि भारत रत्न पद्मश्री पुरस्कार किस अनुच्छेद के आधार पर दिया जाता है? अनुच्छेद 18 कहता है कि शिक्षा और सैन्य विभाग को छोड़कर शेष सभी प्रकार की उपाधि को समाप्त कर दिए जाने का अधिकार। सभी प्रकार की उपाधि को समाप्त कर दिए जाने का अधिकार। तो शिक्षा के क्षेत्र में, सैनिक क्षेत्र में नागरिकों को पुरस्कार दी जा सकती है, वो भारत रत्न है, परमवीर चक्र है। संविधान में प्रश्न आपके सामने पूछा जा सकता है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को कारखाना सहित कहीं भी काम पर नहीं लगाए जाने का अधिकार। तो अनुच्छेद 24 कहता है कि कारखाना सहित 14 वर्ष तक के बच्चे को, कारखाना सहित 14 वर्ष तक के बच्चे को, 14 वर्ष तक के बच्चे को कहीं भी कार्य पर नहीं लगाए जाने का अधिकार। कहीं भी कार्य पर नहीं लगाए जाने का अधिकार। प्रश्न पूछा जा सकता है, शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा, शिक्षा का अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार टाइप के रूप में बदला गया? तो क्या देना है? 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में शिक्षा का अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकार बनाया। तो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में शिक्षा के अधिकार को फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार बनाया गया। कौन सा संशोधन? तो 86वां संविधान संशोधन। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है। शिक्षा का अधिकार कहाँ है? तो संविधान का अनुच्छेद 21A में है। किसको शिक्षा दिया जाना है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। शिक्षा का अधिकार कब से प्रभावी हुआ? शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010। कब से लागू हुआ? तो शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। शिक्षा का अधिकार कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ।
अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, वो कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? वह मौलिक अधिकार जिसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, कौन सा है? तो अनुच्छेद 20 और 21। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसे कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। शेष सभी मौलिक अधिकार को, शेष सभी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति शेष सभी फंडामेंटल राइट को राष्ट्रपति आपातकाल में निलंबित कर सकते हैं। आपातकाल में निलंबित, आपातकाल में निलंबित कर सकते हैं। कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। कब करेंगे? तो आपातकाल में करेंगे। लेकिन अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 का मौलिक अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 का मौलिक अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये आपके सामने प्रश्न है। अल्पसंख्यक किसे कहा गया है? तो संविधान में अल्पसंख्यक केवल धर्म और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में किस किस धर्म को अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया है? अल्पसंख्यक धर्म वर्तमान में कौन कौन है? इस्लाम, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध और जैन। वर्तमान समय में इन 6 धर्म को, केवल 6 धर्म को सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक धर्म का दर्जा दिया गया। तो संविधान में कितने प्रकार के अल्पसंख्यक का उल्लेख है? तो 2 प्रकार का, धर्म और भाषा 2 प्रकार का अल्पसंख्यक है। सरकार ने किस किस को अल्पसंख्यक घोषित किया है? इस्लाम, सिख, पारसी, बौद्ध और जैन। भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं है, लेकिन भारत सरकार ने, चलिए यहाँ करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने किन किन भाषा को क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया। अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं है, लेकिन शास्त्रीय भाषा का दर्जा है। तो 2024 के पहले या दिसंबर 2024 के पहले तमिल भाषा, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया भाषा को, ये 6 भाषा को भारत सरकार के द्वारा क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2024 दिसंबर 2024 में भारत सरकार के द्वारा पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली और मराठी भाषा, इन 5 भाषा को सरकार के द्वारा अभी वर्तमान समय में अल्पसंख्यक के क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तो वर्तमान समय में देश की 11 भाषा
11 भाषा को क्लासिकल भाषा, शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है। तो करंट अफेयर्स का भी एक क्वेश्चन के रूप में, क्योंकि एकदम करंट में सरकार ने 5 भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया है, तो ये करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आपके सामने, क्योंकि एक आध क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहेगा ही, तो यहाँ पर ये रहेगा। साथ ही चलिए मौलिक अधिकार के टॉपिक को आज हम लोग पूरा कर देते हैं। मौलिक अधिकार में किस अनुच्छेद, मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन है, प्रश्न दिया आया। फंडामेंटल राइट का संरक्षक, फंडामेंटल राइट का संरक्षक कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को मौलिक अधिकार का संरक्षक कहा गया है। मौलिक अधिकार का हनन होने पर, मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किए जाने पर, मौलिक अधिकार का हनन होने या प्रतिबंधित किए जाने पर कोई व्यक्ति कहां शिकायत करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में शिकायत करेगा। मौलिक अधिकार का शिकायत, फंडामेंटल राइट का शिकायत कहां होगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में होगा। मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए अनुच्छेद 32 के आधार पर सुप्रीम कोर्ट और 226 के आधार पर हाई कोर्ट 5 प्रकार का रिट, कितने प्रकार का रिट, तो 5 प्रकार का रिट, 5 प्रकार का रिट जारी करता है। 5 प्रकार का रिट किसके लिए, तो मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए। बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी होगा, पहला रिट का नाम क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी बनाए गए व्यक्ति को, जिसे गिरफ्तार किया गया है, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने, बंदी बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करने के लिए दिया गया आदेश। मैं आदेश देता हूं, किस अभिलेख में है, किस रिट में है, तो परमादेश। परमादेश क्या होता है, कहता है मैं आदेश देता हूं, परमादेश, मैं आदेश देता हूं, किसको, लोक पदाधिकारी को। किसको आदेश देगा, तो लोक पदाधिकारी को आदेश देगा। लोक लोक पदाधिकारी को आदेश देगा कि जिस कार्य के लिए आपको नियुक्त किया गया है, उस काम को ईमानदारी पूर्वक समय के साथ, उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक समय के साथ पूरा करें। इसको कहा गया है परमादेश, मैं आदेश देता हूं। उत्प्रेषण, इसे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट का पोस्टमार्टम, इसे फंडामेंटल राइट का पोस्टमार्टम कहा गया है। फंडामेंटल राइट का पोस्टमार्टम किसको कहते हैं, तो उत्प्रेषण को। उत्प्रेषण क्या है, तो उत्प्रेषण फंडामेंटल राइट का पोस्टमार्टम है। इसके माध्यम से क्या होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय, लोअर कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा को, अधीनस्थ न्यायालय से मुकदमा को ऊपर के न्यायालय में मंगवाना, ऊपर के न्यायालय में, ऊपर के न्यायालय में मंगवाना, ये उत्प्रेषण कहलाता है। विद्यार्थी को यदि परीक्षा से अयोग्य ठहरा दिया गया, योग्य होने के बावजूद भी, तो कौन सा मुकदमा करेगा, उसको, उसके लिए न्यायालय जारी करेगा, वो कहेंगे अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अर्थात नियोजन के क्षेत्र में, नियोजन के क्षेत्र में सुयोग्य व्यक्ति को, सुयोग्य व्यक्ति को नियुक्ति करने के लिए कौन सा अधिकार जारी होगा, रिट, अधिकार परीक्षा। कौन सा रिट, तो अधिकार परीक्षा। तो न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में, मौलिक अधिकार के संरक्षण में अधिकार परीक्षा को जारी करेगा। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार को संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं।
भारत में राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना किसके माध्यम से किया जाएगा? तो फंडामेंटल राइट के माध्यम से राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना मौलिक अधिकार के माध्यम से ही किया जा सकता है। ये सभी आपका मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ प्रश्न था। तो आज आपको भारतीय संविधान का भाग 3 का हर पहलू जो बिना विकल्प के क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, शेष जो मौलिक अधिकार का क्वेश्चन होगा वह जब भी आएगा तो विकल्प के आधार पर ही आएगा। तो जो बिना विकल्प के आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसको सीरीज के रूप में आपके सामने स्पष्ट कर दिया गया। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। पुनः अगले दिन इससे आगे राज्य का नीति निरसक तत्व के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।